आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम दिनेश है और मैं पिछले 5 दिनों से काम धंधा छोड़कर बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मेरी ये हालत कैसे हुई, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दरअसल हफ्ता भर पहले की बात है। मैं पहले जहां काम करता था वहां से बेमतलब का निकाल दिया गया। दरअसल मालिक के साले को नौकरी की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर काम से निकाल दिया गया और मेरी जगह पर साले साहब को रख लिया गया। मैं ठहरा छोटा आदमी, ज़्यादा कुछ बोलता तो पता नहीं और क्या कर देते मेरे साथ। इसलिए मैं वापस अपने गांव चला आया, क्योंकि शहर में मुझे और कोई दूसरा काम मिल नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं गांव के चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा था कि तभी गांव के बुजुर्ग सलीम चाचा चलकर मेरे पास आए और बैठे और चाय का ऑर्डर देते हुए मुझसे बोले, दिनेश बेटा, सुना है काम छूट गया शहर वाला। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर चाचा बोले, कोई काम मिला यहाँ पर? मैंने फिर अपना सिर ना में हिलाया। तो इस पर सलीम चाचा बोले, एक काम तो है, मगर तुम करोगे या नहीं? पहरेदारी का काम है। इस पर मैंने कहा, क्या काम है बताइए। मैं तो शहर में पहरेदारी का ही काम किया करता था, मैं आराम से कर लूँगा। इस पर काका ने कहा, कब्रिस्तान में पहरेदारी करनी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं, इसलिए हम कोई पहरेदार ढूंढ रहे हैं। बोलो, मंजूर है? कब्रिस्तान का नाम सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, जिस पर मैंने सलीम काका से कहा, अच्छा, मैं सोचकर बताता हूँ। इतना बोलकर मैं वहां से उठकर घर की तरफ जाने लगा। मन ही मन में सोच रहा था कि क्या करूं, हालांकि मेरे पास कोई और काम नहीं था, मगर इसके चलते कब्रिस्तान में पहरेदारी का काम करना क्या सही रहेगा, वो भी रात में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही सोचते सोचते मैं घर आ गया। घर में कदम रखते ही बीवी के ताने शुरू हो गए। घर में खाना नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा ही। घर पर रहकर ताने सुनने से तो बेहतर है कि रात भर कब्रिस्तान में ही पड़ा रहूं। अगले ही दिन मैंने सलीम काका को बोलकर काम पक्का करवा लिया और उसी रात से काम करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद रात के करीब 9 बजे के आसपास मैं खाना पीना खाकर कब्रिस्तान जाने के लिए घर से निकल गया। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्दी ही कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां सब कुछ सामान्य ही था, कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी। पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर उस रात मेरे साथ सब कुछ सामान्य रहा और मैं सुबह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर भी आ गया। उसके अगले दिन रात को मैं जब कब्रिस्तान जाने के लिए घर पर खाना खा रहा था, तो मेरी पत्नी ने कहा, आज अगर काम पर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, आज अमावस की रात है। इस पर मैंने कहा, कल ही काम पर जुड़ा हूं ना, और आज छुट्टी ले लूं? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अमावस पूर्णिमा ये सब मैं मानता नहीं हूं। जिसके बाद मैंने खाना खत्म किया और वापस से अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। आज आसमान पर चांद नहीं था, तो इसलिए चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ था। हालांकि मैं हमेशा की तरह बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मगर आज माहौल कुछ अलग तरह का था। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों की आवाज़ें कानों में काफ़ी ज़ोर से आ रही थी। खैर चलते चलते मैं अब उस कब्रिस्तान के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था।
तभी मुझे कब्रिस्तान के गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा नजर आया। उसके हाथों में एक लालटेन थी। मैं थोड़ा चौंक गया कि भला ये आदमी है कौन, लालटेन लिए कब्रिस्तान के बाहर क्यों खड़ा है। यही सब सोचते सोचते मैंने जब करीब जाकर उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि सलीम चाचा हैं। हाथ में लालटेन लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी चलकर चाचा के पास गया और उनसे कहा, चाचा आप इस वक्त यहाँ पर? इस पर चाचा ने कहा, ये लालटेन देने आया था तुमको, ये लो। इस पर मैंने कहा, पर चाचा टॉर्च है मेरे पास। इस पर चाचा ने कहा, फिर भी इसको रखो अपने पास, और हाँ, इससे अलग मत करना। इतना कहकर सलीम चाचा ने वो लालटेन मेरे हाथों में पकड़ाई और वहां से चलते बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। खैर, मैं लालटेन और टॉर्च दोनों लेकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के अंदर का माहौल कल की तरह ही सामान्य ही था। कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी और पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर, मैं जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया, जहां मेरे बैठने की जगह थी। लालटेन को मैंने वहीं पास ही में रख दिया। अब तक रात के 9:45 बज चुके थे। जैसा कि आसमान पर चांद नहीं था, इसलिए कब्रिस्तान में भी बिना टॉर्च की रोशनी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बिछे कब्रों के बीच मैं बिल्कुल अकेला था। शायद वहां आसपास मेरे अलावा दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान के आसपास कोई घर भी नहीं था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ ही था कि तभी मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई आदमी झाड़ियों में से चल रहा हो। मैंने फट से टॉर्च उठाया और उस तरफ मारा जिधर झाड़ियां थी, मगर वहां दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं वापस से अपनी जगह पर टिककर बैठ गया। वक्त के साथ ही साथ पता नहीं क्यों ठंड भी अचानक से बढ़ती ही जा रही थी, जबकि ठंड का तो मौसम ही नहीं था। फिर मुझे ठंड क्यों लग रही है? ऊपर से कब्रिस्तान में अब धुंध भी छाने लगी थी। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा ये सब देख ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब तरह की आवाज फिर से आने लगी। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उस तरफ जाने लगा जिधर से वो आवाज आ रही थी। चलते चलते मैं अभी उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक कब्र के पास गई। उस कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी के ठीक सामने जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश के पास वाला कब्र भी खुदा हुआ था। मतलब साफ था कि उसी आदमी ने इस लाश को कब्र खोद कर निकाला था। मगर वो आदमी इस लाश के पास बैठा आंख बंद करके कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर बैठे उस आदमी के बगल में पड़े खंजर पर गई। वो एक धारदार खंजर था। मैं समझ गया कि जरूर ये कोई गलत काम करेगा, जिस पर मैंने उस आदमी को टोकते हुए कहा, है कौन है वहां पर? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने धारदार खंजर से उस लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस लाश का सिर उठाकर अपने हाथों में लेकर वहां से भागने लगा। मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ था कि मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अभी वो आदमी वहां से भागा ही था कि तभी वो सिरकटी लाश एकदम से उठकर खड़ी हो गई और तभी एक आवाज आई,
मेरा सर कहाँ है? मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो सिरकटी लाश मेरी तरफ आने लगी, मगर 2-4 कदम आगे आकर ही वह अपनी जगह पर ही रुक गई। शायद ये लालटेन के चलते हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से जो दौड़ लगाई, सीधे घर जाकर ही रुका। मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सब था क्या। इस घटना के कई दिनों बाद तक मैं बीमार भी रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम के 7 बज रहे थे। मैं एकदम तैयार होकर घर से निकल ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे पापा ने मुझे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है बेटा इतना तैयार होकर? इस पर मैंने पापा से कहा, पापा आज मेरे दोस्त पुनीत का जन्मदिन है ना, तो उसी ने आज खाने पर बुलाया है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। इस पर पापा ने कहा, अच्छा पुनीत के घर? वही ना जो गांव के बाहर की तरफ रहता है। देख अंधेरा हो गया है, अब मेन रास्ते से मत जाना, वो जो दूसरा रास्ता है उससे जाना। थोड़ा लंबा पड़ेगा मगर ठीक है। पता है ना उस मेन रास्ते पर ही वो बरगद का पेड़ है। पापा की बात पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने घर से निकलकर पुनीत के घर की ओर चलने लगा। दरअसल पापा जिस मेन रास्ते और बरगद के पेड़ की बात कर रहे थे, लोगों का मानना है कि उस बरगद के पेड़ में एक पिशाच का वास है। इसलिए अंधेरा हो जाने के बाद हमारे गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते से आना जाना नहीं करता है। हालांकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर फिर भी मैंने पापा की बात रखी और मेन रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से पुनीत के घर पहुंचा। पुनीत के घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए थे, शायद इसलिए क्योंकि उसका घर गांव से काफी दूर था। खैर, मैंने और उसके परिवार वालों ने मिलकर पुनीत का जन्मदिन मनाया। खाना पीना होते होते रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। उस वक्त गांव में रात के 10 बजना आधी रात के समान माना जाता था। खैर, मैंने पुनीत से कहा, चल भाई अब मैं निकलता हूँ। इस पर पुनीत बोला, अबे अभी इतनी रात में कहाँ जाएगा तू? आज रात यहीं रुक जा, कल तो रविवार है, स्कूल भी नहीं है। हालांकि पुनीत के घर में रुकना तो मैं भी चाहता था, मगर उसके रिश्तेदारों से पूरा घर भरा हुआ था। ऊपर से मैं पापा को बोलकर भी नहीं आया था, इसलिए मैंने पुनीत को साफ तौर पर मना कर दिया और उसके घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी नज़र आसमान पर गई, जो कि अब काले काले बादलों से पूरा ढका हुआ था। मौसम को इतनी जल्दी बदलता देख मैं जितना हैरान था उतना ही परेशान भी कि अगर रास्ते में बारिश आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। ऊपर से मैं जिस रास्ते से यहाँ पर आया था वो रास्ता खुले मैदानों वाला है। अगर बारिश आ गई तो भीगने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि मैं उस बड़े वाले रास्ते से घर ना जाकर उस मेन रास्ते से घर चला जाता हूँ। इसके 2 फायदे थे। पहला, वो रास्ता छोटा था। दूसरा, उस रास्ते में वो घना बरगद का पेड़ है। अगर बारिश आ भी गई तो मैं उस पेड़ के नीचे रुक सकता हूँ। लिहाजा मैं उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। आसमान की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी। किसी भी पल बारिश आ सकती थी। रास्ते पर ना तो एक भी लाइट जल रही थी और ना ही कोई इंसान था। हालांकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। चलते चलते मैं अब उस रास्ते पर पहुंच चुका था
जहां लोग रात में आने से डरते थे। वो रास्ता भी खुले मैदानों वाला ही था। बस उस रास्ते पर दूर एक बरगद का पेड़ ही नजर आ रहा था। उस पेड़ को छोड़कर दूसरा कोई पेड़ उस रास्ते पर नहीं था। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। आसपास कुछ भी ना होने की वजह से उस रास्ते पर इतनी खामोशी फैली हुई थी कि मेरे कदमों की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। मगर तभी बादल गरजने की एक आवाज से उस रास्ते की खामोशी टूट गई और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। जैसा कि बारिश से बचने के लिए वहां आसपास कोई पेड़ नहीं था, लिहाजा मैं भागकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे छिप गया। बारिश बहुत तेजी से बरसे जा रही थी। ऊपर से रात भी काफी हो गई थी। मुझे तो ये सोचकर चिंता हो रहा था कि कहीं पापा मुझे ढूंढते हुए पुनीत के घर ना चले जाएं। खैर, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय उस पेड़ के नीचे खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करने के। तो मैंने वही किया, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुकना तो दूर, बारिश की रफ्तार हर पल तेज होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़े खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज किसी के गुर्राने की थी, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। मगर मुझे वहां आसपास कोई जंगली जानवर नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर ये गुर्राने की आवाज किसकी है? मैंने उस आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी पेड़ के ऊपर से आ रही है जिसके नीचे मैं खड़ा था। डरते डरते मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरी सांसें एकदम से तेज हो गईं, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी लटक रहा था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही पिशाच है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और अब अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और बारिश में भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर क्या होता अगर वो पिशाच मुझ पर हमला कर देता, ये सोचकर आज भी मैं कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।